नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी 3-2 की स्कोर लाइन के साथ विजयी रही और जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती वह तीनों ही लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी यानी उत्तर भारत के राज्य हैं। चुनाव के दरमियान ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन सभी पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली और ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत जरूर मिली जो दक्षिण भारत का राज्य है और पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में जीत नई नवेली पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट के हिस्से में गई। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में थी, मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान जैसा कद्दावर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री था। फिर भी बीजेपी ने इन चुनावों में सीएम का चेहरा घोषित करने से परहेज किया। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी और जीती भी। ऐसे में यह बहस भी छिड़ गई है कि क्या हिंदी बेल्ट में वोटर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पीएम मोदी के नाम पर वोट दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी समेत बाकी मुद्दे हिंदी बेल्ट में इनके सामने बेकार हो चुके हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि यही जादू क्या दक्षिण के राज्यों में चल पाएगा, और अगर इतिहास को देखें तो आखिर क्यों नहीं चल पाता, यह सवाल भी खड़ा होता है। और बीजेपी को पहले दक्षिण के दुर्ग कर्नाटक में करारी शिकस्त मिली और फिर तेलंगाना में ओबीसी सीएम का दांव भी कमाल नहीं दिखा पाया और कमल नहीं खिल पाया। ऐसा तब है जब इन राज्यों में हिंदू आबादी करीब 80% से भी ज्यादा है और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी लंबे समय से एक्टिव है। केरल में तो बीजेपी ने टिकट के लिए अपनी अघोषित 75 साल की उम्र सीमा के नियम से परे जाकर मेट्रोमैन ई श्रीधरन तक को चुनाव मैदान में उतार दिया था और बड़ा दांव खेला था, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बीजेपी इन राज्यों में लंबे समय से प्रयास कर रही है लेकिन कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो क्या बीजेपी जिन मुद्दों पर राजनीति कर रही है उनका प्रभाव क्षेत्र महज उत्तर भारत तक ही सीमित है? सवाल यह भी है कि ये मुद्दे दक्षिण भारत में असर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं और क्या एक तरह से देश को 2 भागों में बांटा जा रहा है? आज हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा दें और समझेंगे कि आखिर ये उत्तर और दक्षिण की लड़ाई क्या है, इस सियासी लड़ाई। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आकाश जाधव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल सब्जवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम किसी राजनीतिक मेहमान के पास आए उससे पहले बिलाल सब्जवारी जी, आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा पहले तो उत्तर और दक्षिण को बांटने की जो चर्चाएं बीच बीच में उठती रहती हैं उसको आपसे समझेंगे, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या के कार्यक्रम से पहले दक्षिण का दौरा कितना मायने रखता है बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है तो यकीनन इसको आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीतिक दृष्टिकोण से तो विभाजित कर, लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा समय में जिस तरह से उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है, वहीं दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस अवधारणा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 2 स्टेट उसके पास कर्नाटक और तेलंगाना अभी रिसेंट पास्ट में उसने जीते हैं, तो दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। वहीं उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस संघर्ष करती हुई नजर आती है। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये वो 3 स्टेट है जिनका अभी आपने जिक्र भी किया। तो मध्य प्रदेश में अगर आप लोकसभा की सीटें देखें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की मेरा ख्याल है 25 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं।
तो इन इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी से जीत हासिल की है, वो सबके सामने है। हालांकि बहुत सारे, एक मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर फिलहाल मौजूदा समय में कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं और वो ईवीएम के माध्यम से वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है। तो लेकिन कुल मिलाकर मौजूदा अगर आप परिस्थिति पर नजर डालें तो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है अयोध्या का, जिसमें पूरा देश एक राम में नजर आता है, वहीं उसके समानांतर अगर आप बात देखें तो राहुल गांधी की यात्रा भी एक एक्सेलरेट होती हुई नजर आ रही है, जो उन्होंने मणिपुर से शुरू की है। और जो इस समय आप कह सकते हैं कि असम का सफर तय कर रही है और वहां 5 दिन उसके और बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा पर, वहां पर या काफिले पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने अटैक किया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये बताता है कि राहुल गांधी की यात्रा एक एक्सेलरेट हो रही है और लोगों के बीच में जन समर्थन प्राप्त कर रही है। अगर राहुल गांधी की यात्रा जो है जन समर्थन प्राप्त कर रही है, क्या आप यही वजह मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर पर हम पूरे बीजेपी का जिक्र करें, अमित शाह भी असम के दौरे पर पहुंचे, क्या दक्षिण को लेकर के इसीलिए विशेष प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि ये मालूम है बीजेपी को कि जो 400 का पार का नारा दिया जा रहा है, अगर ये 131 सीटें फतह नहीं की गई तो कुछ भी उलटफेर हो सकता है, ऐसे अंदेशा जताई जा रही है बीजेपी के अंदर। Let me complete my first shot. What you asked me in your first question, then I'll come to your second question. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दक्षिण के राज्य में खासतौर से कांग्रेस को एक समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पर अगर आप और अन्य राज्यों की भी बात करें दक्षिण के अंदर, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं जो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बनते हैं। वहीं उत्तर भारत में भी कांग्रेस के कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि किस तरह से अलायंस कंप्लीट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन किस तरह से अलायंस के साथ सेटल करती है, किस तरह से शीट शेयरिंग का मैटर होता है। लेकिन फिलहाल जो आसाम के अंदर देखने को मिला वो ये बताता है कि लोकतंत्र के अंदर आप जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो विचारधारा के स्तर पे लड़ते हैं, और लोकतंत्र के अंदर जब आप हाथापाई पे उतर आते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तो विश्वास नहीं करते और कहीं ना कहीं आप असहज महसूस करते हैं। तो लोग राहुल गांधी क्योंकि एक वीवीआईपी सिक्योरिटी वाली पर्सनैलिटी है देश के अंदर, ऐसे नेता है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और विपक्षीय धड़े का एक प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो उन पर इस तरह के हमले लोकतांत्रिक परिपाटी के अनुरूप नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन क्रिएट करती है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों को वैचारिक स्तर पर लड़ने की जरूरत है। अब रहा सवाल कि किस तरह से राहुल गांधी मैंडेट तैयार कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है सीधा सीधा जन समर्थन प्राप्त करना है, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है। वो इसमें कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ग्राउंड पर उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, उनकी सिंपैथी का फैक्टर उनके लिए साथ जुड़ा हुआ है। वहीं एक राम मंदिर की लहर या उसका 22 तारीख का जो जिस तरह से उद्घाटन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोस्पेक्टिव होता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्यों ने उस पर उंगली उठाई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान। बिल्कुल सवालिया निशान कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के आप खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है शंकराचार्यों के सवाल के बाद। प्रभात त्रिपाठी जी, उत्तर के राम दक्षिण में भी राम, कितना आसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी का काम? क्योंकि अब दक्षिण में जाकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और कल के भी जो शेड्यूल लगे हुए हैं उनके, उसमें भी सुबह 9 बजे से उनके पूजन पाठ के कार्यक्रम लगे हुए हैं। देखिए योगेश जी, हम लोग अभी जो जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट पे, पूरा देश राममय हो गया है। और अभी जैसे कि बात हो रही थी हिंदी पट्टी और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, देश 2 भागों में बढ़ गया है और राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हिंदुत्व के नाम पे, वोट पोलराइज के नाम पे मजबूत है और दक्षिण में नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। अब देश की नई राजनीति है, नई दिशा की ओर देश चल चुका है
और जिस तरीके से सनातनी परंपरा में लगातार विपक्षी पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन के रीजनल छत्रप जो भी हो, एक माइनॉरिटी वोट को खुश करने के लिए जिस तरीके से वो लगातार सनातनी पे हमला कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, हम आप सारे लोग लगभग 80 करोड़ हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू वोटर है। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी ने कभी दोहरा चरित्र नहीं अपनाया। उसने एक ही नाव पे पैर रखी, दो जगह उसने अपनी पैर नहीं रखी। अगर वो हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली पार्टी बनी तो 2 से आज 400 की तरफ क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, सामाजिक चेतना आ रही है और हमारे देश की संस्कृति मजबूत हो रही है। अब दक्षिण की बात है तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या और भी अन्य पार्टियां, सबको अपनी राजनीतिक रणनीति अख्तियार करने का बहुत मौका मिलता है, मौका मिलेगा भी। क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसी समय देश के प्रधानमंत्री की दक्षिण यात्रा लगती है, चाहे वो विकास कार्यों की योजनाएं हो, चाहे वो वहां जितने भी धार्मिक मंदिर है। देखिए 11 दिन का अनुष्ठान अगर कोई देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, लोग उसको राजा कहते हैं। मैं तो कहता हूं प्रभात जी यहाँ पर एक काउंटर कर रहा हूं और उसको और बेहतर तरीके से आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि देश का मूड बदल चुका है। अब जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के हम कहें कि जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की तरफ से कई तरह के आपत्तिजनक बयान भी दिए जा रहे हैं, उसको लोग समझते हैं। लेकिन यहां पर हमें यह समझने की जरूरत होगी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये हिंदू बाहुल्य राज्य हैं, यहां पर क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ गई? नहीं, मैं आपको बताता हूं योगेश जी, दक्षिण राज्य में जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो वहां देखिए हिंदुत्व मुद्दा वहां नहीं है। वहां पे क्या है, ईसाई भी बहुत है। केरल में ईसाई मिशनरी है जो पूरा कांग्रेस का वोट बैंक है। आप असम में आ जाइए, वहां पे जो माइनॉरिटी है उसमें असमी माइनॉरिटी 40% मुसलमान असम का है और बाकी रोहिंग्या और ये सारे लोग हैं। देखिए हर तरीके की राजनीति विपक्ष भी कर रहा है। मैं कहता हूं विपक्ष ये क्यों नहीं कर रहा है, इस देश में बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे भी राम है, हमारे भी सब लोग हैं, सारे जाति धर्म हमारी है। वो ये क्यों बार बार बताना चाहता है? आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप देश की महंगाई पे, बेरोजगारी पे, युवाओं को जोड़ने के लिए देश बहुत परेशानी में है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी सनातनी परंपरा को हमला करें? नंबर एक बात योगी जी, 1 मिनट पूरा कर दूंगा। हाँ, बोलिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का जो अनुष्ठान कर रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री 3:55 पे उठता है और 1.5 घंटे वो अपनी पूजा पाठ करता है। उसके बाद उन मंदिरों में जा रहा है जहां भगवान राम गए थे। आज विष्णु के मंदिर में गए, वो अभी रामेश्वरम में वो वहां पे हैं। जितने भी बड़े मंदिर है वहां पे जो दक्षिण के मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि वो हिंदू वोट पोलराइज होना है। देखिए योगेश जी, देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही, समाज बदल रहा, संस्कृति मजबूत हो रही और इससे देश की जनता गदगद हो रही है। मैं अभी अयोध्या 4 दिन रह के आया हूं, राममय अयोध्या हो गया है। जिन गलियों में हम चल नहीं पाते थे, आज वहां फूलों की लड़ी सजी हुई है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और हवाई अड्डे से लेके स्टेशन से लेके सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो रही। किसके लिए हो रही? क्या ये सारी विकास योजनाएं मोदी जी अपने साथ ले जाएंगे? और कितना विरोध हुआ मोदी जी का? मैं कहता हूं कि मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, देश की राजनीति बदल रही है, जिसको भांपने में एनडीए गठबंधन के, चाहे वो क्षेत्रीय घटक हो, चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो, वो समझने में विफल है। मेरा ये मानना है। ठीक बात। इसके साथ ही अब आकाश जाधव जी, अभी बिलाल जी ने कहा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है उत्तर की अपेक्षा, कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अगर आजादी के बाद का हम जिक्र करें तो जो आजादी के बाद की जो स्थिति दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की थी, जो पैठ थी, वो जनाधार क्यों खिसक गया? क्या कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है? हम तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, किसी भी राज्य का उठा लें, तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का यहां पर वर्चस्व था और वक्त के साथ कांग्रेस की यह पकड़ कमजोर होती चली गई। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट दलों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके ने सत्ता से बेदखल कर दिया। ये जो स्थिति बनती चली गई, क्या आपको लगता है कि इस पर कांग्रेस को भी विचार मंथन करना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, 2014 और 2019 की तुलना करें तो 2014 के सापेक्ष 19 में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया और इस बार जो रणनीति अब बनाई जा रही है उससे भी बेहतर करने की बात की जा रही है और तभी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। खतरे की घंटी है आपके लिए?
मैं उत्तर जवाब दे दूं। हिंदुस्तान के अंदर प्रभु श्री राम को बांटने का पाप भी ये लोग कर रहे हैं। दक्षिण के राम, उत्तर के राम। मैं बताता हूं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के शक्ति के प्रतीक भगवान श्री राम है। और आज कोई प्रभु श्री राम के चरणों पे, उनके इस पे अगर नक्शे कदम पे कोई चल रहा है, जो सत्य न्याय त्याग का उनका चरित्र रहा है, उसके ऊपर आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं। जो ये आज सामाजिक न्याय या तो आज राजनीतिक न्याय की बात, जो वचन की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये प्रभु श्री राम के जो 14 साल के वनवास का जो वचन के लिए जो वनवास होगा था, उसी के लिए 6200 किलोमीटर की आज लंबी यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, मोदी जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो दक्षिण घूमे उत्तर घूमे। हिंदुस्तान के अंदर अब जनता समझ चुकी है इन्होंने किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर का राजनीतिक उपयोग लेने के लिए हमारे देश के हिंदू, मैं प्रभात त्रिपाठी जी को पूछना चाहूंगा, जो हिंदू सनातनी संस्कृति के सबसे परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा पौष महीने के अंदर जो कोई भी प्राण प्रतिष्ठा हो, कोई नई चीज की शुरुआत हो, उसको वर्जित माना गया है। आप अधूरे मंदिर का आज अपने राजनीति के लिए आज आप पौष महीने में उसका आज ये कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लोगों को भावनाओं के अंदर फंसा के फिर से सत्ता पाने के लिए। देखिए ये चरित्र जो है हिंदुस्तान की जनता आप समझने वाली। आप देखो ये राम, प्रभु राम और अयोध्या, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विषय है। हर आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, हर आदमी, हर हिंदुस्तानी इससे खुश है। मैं तो बोलता हूँ मुस्लिम भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इसको एक बहुत बड़ी ये मानते हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों के लिए हिंदुस्तान सिख, मुस्लिम, सिख, हिंदू सबका देश रहा। सबको बांटने का काम अब तक भाजपा की जो राजनीति रही है, धर्मों के अंदर लड़वा के हिंदुस्तान के ऊपर राज करके कुछ चंद कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में इस देश की जो बागडोर है वो देना चाहते। और अभी जो आप बता रहे थे, हमारे बिलाल जी बता रहे, हिंदुस्तान का जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला अत्याचार हो, यहाँ का ओबीसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है, यहाँ के दलितों पे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब विषय यहाँ युवाओं को बेरोजगारी, एजुकेशन के अंदर। आकाश जी ये मुद्दे तो आप 2014 के बाद से किसी भी राज्य में चुनाव हुए हों, 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए हों, लगातार आप जनता के बीच में पहुंचाते नजर आ रहे हैं, उठाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह पड़ रही, वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, कहां पर आप अपनी चूक मान रहे हैं? मैं आपको मैं इसके आंकड़ों के साथ आपको बता दूं कि देखिए 2017 के अंदर कांग्रेस ने असेंबली चुनाव जीते थे, 2019 में उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। आज आप जो 5 राज्यों की दुआई दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इनका असेंबली के हद तक अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य रहा है। जब आज लोकसभा के चुनाव और पूरे देश के पार्लियामेंट्री चुनाव आएंगे तो निश्चित तौर पे आज मैं आपको बता दूं कि जो आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर पूरी तरीके से वाईसीआर की जो अपने वाईसीआर कांग्रेस है उनका प्रभाव। अब तेलंगाना लीजिए, तेलंगाना में हमने 10% का क्लीन स्वीप लिया है, कर्नाटक में हमने 10% से ऊपर 11% का क्लीन स्वीप लिया है। इसमें हमारी सीटें जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी। आज कर्नाटक के अंदर लास्ट टाइम हमने 26% वोट लिया था, अब जब हम कर्नाटक जीते हैं तो हमको 39% वोट मिला। तो ये 10% का जो स्विंग है, ये 100% 25 में से हमको 20 सीट दिलवाए। आप अगर वो वोटर के अगर साइकोलॉजी को अगर आप देखते हैं, तेलंगाना में भी ये हुआ। तेलंगाना में हम 24 सीट के साथ पिछले लोकसभा में 2 सीट पे। आकाश जी, आप ही लोग ये तर्क देते हैं कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे अलग हो जाते हैं, जनता अलग नजरिए से देखती है, और आप ये तर्क दे रहे हैं कि हमने ये राज्य फतह कर लिया तो वहां पर हमारा वोट परसेंट इतना बढ़ गया तो हमें इतनी सीटें लोकसभा में मिल जाएंगी, ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए योगेश जी, जो चीज बदल हो रही है ये आप मीडिया वाले स्वीकार क्यों ले रहे हैं? मेरा आपको कहना है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये मोदी जी की नाराजगी नहीं है तो क्या है? ये जो भी क्या आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान में दक्षिण अलग है, उत्तर अलग है, ऐसा हो सकता है? यहाँ के हर इंसान को जो पॉलिसीज, जो चीजें मोदी सरकार कर रही है, आज इस तरीके से एक तरीके से तो ये कौन कह रहा है? ये तो आप ही के सहयोगी दल के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है ना कि उत्तर के लोग क्या होते हैं, वो आपने सुना नहीं था क्या बयान? देखिए किसी इंडिविजुअल का किसी इसके अगर बयान लेके अगर इस देश को देखा जाएगा ना,
आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा अराजकता फैलने जा रही है। ठीक। मैं सबसे पहले तो योगेश जी आपके माध्यम से इस देश के गृह मंत्री की निंदा करता हूँ, वहां के आसाम के हमारे जो हेमंत विश्व शर्मा है उनकी निंदा करता हूँ। अगर ये राहुल गांधी देश के जनता के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की लड़ाई, लोगों की एक प्रभु श्री राम के 140 करोड़ भक्तों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और उसीलिए प्रभु श्री राम की जो भक्त है वो लाखों करोड़ों के तादाद में राहुल गांधी जी से जुड़ रहे हैं, और इसी का ये करके ये लोग वहां पर पथराव कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रदीप जी से जान लेते हैं। आकाश जी, प्रदीप जी, एक नेता है, लोगों की न्याय की बात कर रहा है और न्याय यात्रा निकाल रहा है, समानता की वो बात कर रहा है, और आपके कार्यकर्ता उस यात्रा में पथराव करते हैं और उस यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। सर, इसका उत्तर तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत जानकार लोग हैं उसमें, बड़े ज्ञानी लोग हैं उसमें। उनका ज्ञान जो है ना, आम चुनाव में जो जनता वोट देती है उनकी समझ से इतना आगे है कि वो आम जनता को समझ में ही नहीं आता है। तो ये जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, इसका मापक क्या है? मतलब ये सारी मेहनत, सारी कवायद किस लिए हो रही है? पिछली बार भी राहुल जी ने यात्रा की थी, इस बार भी यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार विधानसभा की यात्रा थी, इस बार आम चुनाव की, लोकसभा की को ध्यान में रख करके यात्रा कर रहे हैं। अभी जो है आदरणीय कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में देश को रख दिया। अभी तेलंगाना में एक बहुत बड़ी डील हुई है एक बहुत बड़े व्यावसायिक घराने से, तो उस पर भी कुछ थोड़ा विचार कर लें, या वो समाचार अगर न पहुंचा हो तो उनकी मैं गलती नहीं मानूंगा, कांग्रेसी मित्र की मैं गलती नहीं मानूंगा अगर उनके विषय में उनको न पता हो तो। देखिए, लोकतंत्र में सीधी सी बात की जाती है, हम लोग अपने बेसिक्स को भूलते हैं, यानी जो सामान्य है या जो संविधान की मूलभूत बातें हैं या हमारी राजनीतिक विचारधारा की जो मूलभूत बातें हैं, जब हम उनका त्याग करते हैं तो वही दिन होता है कि केवल 0 से 40 दूर रह जाते हैं, जैसे कि पहले बार में कांग्रेस का हुआ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 14 के इलेक्शन में क्या हुआ था सर पांडे जी, मुझे आपको नहीं, 14 में 19 में क्या हुआ? अभी बिलाल जी भी ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसको जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अगर जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है तो बीजेपी के नेताओं की नींद तो उड़ती नजर भी आएगी फिर। सर, जन समर्थन तो 2009 में मिला था राहुल जी की कृत्यों को, उनकी सरकार बनी। फिर 14 में भी मिला था, उनकी सरकार बनी। कई विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी राहुल जी के कृत्यों को समर्थन मिला था, लेकिन कांग्रेस की क्या गति हुई। अभी जो हुए ना, देखिए आपने जो काउंटर किया था कि आप विधानसभा और लोकसभा को अलग अलग मानते हैं, जब कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे तो इसका माइलेज, इसका वोट परसेंटेज या इसकी साइंस अलग होती है, उसकी साइंस अलग होती है। अरे भैया, लोकतंत्र में साइंस केवल यही होती है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं या राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। ठीक है, राज्य के मुद्दे होते हैं और केंद्र के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है तो आप चाहे कितना भी भेद करने का प्रयास कर लें, ये देश बहुसंख्यक सनातनियों का है, और अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और कांग्रेस का बीते 10 वर्षों का इतिहास यही इंगित करता है कि इन्होंने क्या किया है, ये कर क्या रहे हैं, किस समय। इनको समय, पात्र और काल की कोई अवधारणा ही इनकी क्लियर नहीं है, कब क्या कहना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। भाई, लोकतंत्र में सुंदरता तो वही है ना कि विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष करता क्या है, सारी बात सदन के बाहर करता है। जो बात सदन के अंदर होनी चाहिए उस पर इनका कोई ध्यान नहीं होता है, और जो बात सदन के बाहर होनी चाहिए, मतलब उल्टा वाइस वर्सा है, जो काम सदन के बाहर होना चाहिए वो ये अंदर करते हैं, और जो अंदर होना चाहिए। असल मापक क्या है? सदन में पहुंचना। सदन में आपकी संख्या कम है तो नटपना करते हैं आप, नंगई पे उतर आते हैं, तो उसका क्या जनता नहीं देख रही है? और एक तो ये आप नहीं करते क्या? आप जहां जिन राज्यों में विपक्ष में होते हैं वहां आप नहीं करते क्या? लेकिन हम इतनी मर्यादा को कहां तोड़ते हैं? हाँ। कि हमारे कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया जाए। आप बताइए, कोई उदाहरण देके बताइए, कोई ऐसी कोई घटना हुई हो। मैं खत्म कर, मुझे मेरी बात को रख लेने दीजिए। मर्यादाओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि आपकी ही सरकार थी और आप ही की विधायक थे एक साथ, और इतनी बड़ी संख्या में इतिहास में पहली बार उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। इतनी बड़ी इतिहास में पहली बार नाराजगी जाहिर कर दी थी सरकार के प्रति, लेकिन वो तो बीजेपी है जो मना ले गई। तो बीजेपी है, मना ले गई। हाँ। कांग्रेस का क्या हुआ और उसका क्या चुनाव पे असर पड़ा? क्या जनता उससे कन्विंस हुई?
क्या जनता ने उससे मैसेज क्या लिया जनता ने? हर राजनीतिक दल में, हमारी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, क्षेत्र और जाति या भाषा के आधार पर हमारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो हमसे भी पुरानी पार्टी है। असर क्या हुआ? हर पार्टी के साथ कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। अगर परिपक्व बात किया जाए तो, जल्दीबाजी में बात ना किया जाए तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है, हमारा नंबर उसमें सबसे बढ़िया है, हमारे यहाँ बात जल्दी फट के बाहर नहीं आती है। तो जनता इसको समझती है कि नहीं समझती? आप बताइए जनता। चलिए ठीक है, जनता क्या समझती है? प्रदीप जी आपको रोकेंगे यहाँ पर। जनता क्या समझती है और समझ करके ही आने वाले समय में भी मतदान करेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। बिलाल सब्जवारी जी आपसे समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम स्थिति की जिक्र करें दक्षिण में, तो कर्नाटक में पिछले 2-2.5 दशकों से बीजेपी मजबूत स्थिति में रही है, और अविभाजित आंध्र प्रदेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर मजबूत स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी सियासी जमीन को बढ़ाती नजर आ रही थी। केरल और तमिलनाडु में भी उधर विशेष कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की जारी हैं। वोट परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज सीटों में तब्दील हो पाएगा? क्या आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अगर आप विशेष कर्नाटक दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में और तेलंगाना के अंदर तो अभी वाइप आउट हुई है भारतीय जनता पार्टी। और अब जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को जो मेरे दृष्टिकोण से नजर आती है, एक तो आंध्रा में नजर आती है, एक उड़ीसा में नजर आती है। उड़ीसा में उसका जो पार्टनर हो सकता है वो नवीन पटनायक, जहां लोकसभा की 21 सीटें आती हैं, और आंध्र प्रदेश के अंदर जहां से लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, वहां वाईएसआर रेड्डी या फिर चंद्रबाबू नायडू में से कोई एक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो किसी ना किसी तरह इन पार्टनर्स को के माध्यम से दक्षिण के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को सुधार ले। अदरवाइज अगर आप और स्टेट की बात करें तो ऐसा कोई राज्य नजर नहीं आता। अगर आप केरल की भी उदाहरण करें तो केरल के अंदर भी राजनीति यूडीएफ एंड एलडीएफ में विभाजित है, तो भारतीय जनता पार्टी को फेस नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जो गेन कर सकती है वो आंध्रा से कर सकती है और उड़ीसा से कर सकती है। और तमिलनाडु की बात रही है तो तमिलनाडु के अंदर जो प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, वो उस स्तर पे नहीं डेवलप हो पा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कर्नाटक का जो स्टेट यूनिट है या तमिलनाडु का स्टेट यूनिट है, वो वहां के किसी तरह की भी कोऑर्डिनेशन करने में से या कहिए उसके लिए कंफर्टेबल नजर नहीं आता। उसका वहां के समझौतेदारों से जो एक झगड़ा रहता है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी वहां अनकंफर्टेबल फील करती है, खासतौर से तमिलनाडु में। तो 2 राज्य मैंने आपको बताए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें, हाँ, लेकिन अगर हम उत्तर में भी आते हैं, हम बिहार का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इन पूरे लोकसभा चुनाव को 2 पार्ट्स में रख सकते हैं। एक तो वो पार्ट जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है, और एक वो पार्ट जहां समझौते वाली लड़ाई है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, हिमाचल में बात करें, उत्तराखंड में बात करें, हरियाणा में बात करें, असम में बात करें, गुजरात में बात करें, तो तेलंगाना में भी कह सकते हैं आप, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कह सकते हैं। यहाँ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। तो ये टोटल 260 सीटें होती हैं। वहीं अलायंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते लड़ रही है, लेकिन वहां समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी, लेकिन टीएमसी और वहां कांग्रेस का गठबंधन है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो गुट जो शिवसेना से टूट गया है उसके साथ लड़ेगी, लेकिन वहां महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के गठबंधन में। बिहार में आरजेडी एंड जेडीयू अपने आप में गठबंधन में। अब पंजाब में एक पॉसिबिलिटी नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन वहां आप और कांग्रेस का गठबंधन है। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अकेली नजर आती है, लेकिन यहाँ आप और कांग्रेस का गठबंधन है। और आप तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी वहां कोई स्पेसिफिक पार्टनर ही है। तो ये 283 सीटें होती हैं। तो अगर आप लार्जर दृष्टिकोण से देखें
तो जो इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं वो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन गठबंधन के दलों पर प्रेशर बनाकर या तो इन्हें न्यूट्रल चुनाव लड़ने के लिए एग्री किया जाए या फिर इनका गठबंधन का समीकरण तोड़ दिया जाए। अवधारणा अपनी जगह है, नो डाउट, राम मंदिर की अवधारणा अपनी जगह है, लेकिन जीत के लिए जो राजनीतिक समीकरण की जरूरत है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, मेरा व्यक्तिगत राय है, संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनके पास मोदी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो एक चेहरे के रूप में बहुत कुछ उनके लिए एक एडवांटेज देते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ मोदी जी मैनेज कर लेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल अगर हम तो कोई भी तस्वीर उठा करके देखें तो वो बार बार खेलती नजर आती है, खेलती नजर आती है। तो अब ये देखना है कि ये लोकसभा चुनाव में धरातल पर कितना ट्रांसलेट होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अपनी जगह खड़े हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो खाद्यान्न की सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना चाहिए नीतियों पर, क्योंकि अवधारणा का जहां तक सवाल है वो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो गए लड़ सकते हैं, पूरे देश में तो उन्हें नीतियों पे ही लड़ना। ठीक है बिलाल जी, ये आपने जो मुद्दे बताए हैं इन मुद्दों को लेकर के आप बताइए ना जरा कि विपक्ष ने कब इन मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरी है। ये तो विपक्ष के लिए बड़े मजबूत मुद्दे थे, पकड़ने चाहिए, जनता की आवाज उठानी चाहिए थी। मैं विपक्ष को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन अगर आप न्याय यात्रा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल जीता, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक जीता, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना जीता, और मौजूदा समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री के बाद भी उपचुनाव कांग्रेस ने जीता। तो ये सब नहीं भूलना चाहिए, ये हमें, और जितने भी निकाय चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी निकाय चुनाव हुए या देश के अंदर जितने भी निकाय चुनाव हैं, वो सब विपक्षी पार्टियां जीतती आ रही हैं। तो रेजनमेंट तो मुद्दों का मौजूद है, लेकिन अब ये देखना है कि ये डेवलप किस तरह से होकर आता है। इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बाजी मारी है। खैर, प्रभात त्रिपाठी जी, क्या आपको ये लगता है कि जो सीट बंटवारे का भी जिक्र कर रहे थे बिलाल जी, सभी राज्यों का उन्होंने आंकड़े भी दिए कि किस तरीके से कहां कहां गठबंधन नजर आ रहा है और कहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लें, पंजाब का जिक्र कर लें। देखिए योगेश जी, मुझे भी आप टाइम उतना दीजिएगा जितना भी राजनीतिक विश्लेषण। हाँ बोलिएगा आप बोलिएगा, आप बात आएगी। प्रभात जी आपको कम समय नहीं देते, आपको पूरा समय देते, बोलिए, सभी को समय, मेरा पूरा प्रयास है। मैं आकाश यादव जी के पहले एक बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने अभी मेरा नाम लेके कहा था शंकराचार्यों पे। देश के शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं उसमें आप राजनीति ना करें, वो साधु संत तो शंकराचार्य निपटा देंगे। आपको शंकराचार्य पे आप राजनीति ना करें इस देश की, आप अपना रोड मैप बनाएं इस देश की जनता को कि आपका भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म पे आपकी क्या राय है। शंकराचार्य को आप आड़ में मत लीजिए। अब आप राजनीतिक मुद्दे पे आ जाइए। जिस तरीके से हिंदू सनातन, अरे आपने मेरा नाम लिया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरा नाम नहीं लेते मैं आपको काउंटर नहीं करता। आप जरा एक बार सुनने का मादा रखिए जरा। मैं ये कह रहा हूं, अब आ जाइए राजनीतिक मुद्दे पे कि उत्तर पट्टी और हिंदी पट्टी। साउथ में जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, दक्षिण में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे आपके झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जितने भी रीजनल छत्रप हैं उनकी स्थिति, परसेप्शन, वो अपना परसेप्शन धीरे धीरे जनता के बीच खोते जा रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हो, क्योंकि जो रीजनल छत्रप हैं वो अपने अपने जो प्रभावशाली क्षेत्र से उनसे वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात हुई, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, या कोई 2-4 और यात्रा लोकसभा के पहले शुरू कर दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देश की जनता का जो मिजाज है, यूपी में अखिलेश यादव पीडीए यात्रा भी निकाल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं हर पार्टी निकालती है। मुलायम सिंह ने भी क्रांति चलाया था और कांग्रेस को हटा के 89 में सरकार बना ली थी। बहुजन समाज पार्टी ने भी जय श्री राम के हवा में उड़ गए, जय श्री राम नारे लगाए थे, 3 बार सरकार बना ली। कौन उड़ गया, कौन कहां चला गया, ये सामने है। जैसा कि अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है। मैं कह रहा हूं जन समर्थन मिल रहा है तो वोट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल इस बात का है कि आप जन समर्थन, तो आप जैसा कि आप लोग कह रहे हैं
मैं तो मानता हूं कि जन समर्थन वो मिल रहा है जो उनके माइंडसेट के लोग हैं, वो उनके पास जा रहे हैं। बाकी देश का जो 80% जो मिजाज है, जो राजनीति बदल रही है धीरे धीरे, एक नए भारत की परिकल्पना हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। अब आप डिबेट और चैनल में बैठे, आप यहां बोल रहे हैं, मैं आपको काउंटर नहीं कर सकता भाई, आपको बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन मेरी बात भी सुनने का आप मादा रखिए और मेरा नाम लेकर काउंटर न कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं योगेश जी, एक सेकंड बस खत्म कर दूंगा। हाँ बोलिए बोलिए आप। मैं कंक्लूड कर दूंगा एक सेकंड में। मैं आकाश जी ये आ रहे हैं कहना आपके चाह रहा हूं योगेश जी कि दक्षिण राज्यों में 129 सीटों में 21 या 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी है, और मैं बता दूं अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्य में भी, किसी को साथ नहीं लेगी, क्योंकि वहां एआईडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वाईसीआर हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो या जेडीयू हो, इन सब का परसेप्शन भ्रष्टाचार के मामले में आपके सामने आया है। एआईडीएमके डीएमके वहां क्यों मजबूत है तमिलनाडु में। और मैं आपको एक खबर और तो भ्रष्टाचार के मामले में प्रभात जी एक सेकंड काउंटर है, उसके बाद आते हैं आकाश जी के पास। भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र में जो चक्की पीसिंग वाले थे वो तो अब सत्ता भोगिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं एक सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ। ये पुराने अतीत में चले गए, ये सब लोग पुराने उसमें चले गए, पुराने अतीत के गर्भ में कैद हो गए। डीएमके और एआईडीएमके, जयललिता, करुणानिधि, ये सब चले गए। स्टालिन की क्या राजनीति है वहां उसकी। लेकिन एक खबर आपको दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, दूसरी सीट पे बनारस के बाद रामेश्वरम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। ये आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, सारे पैनलिस्ट। और वहां से इसलिए लड़ने जा रहे हैं कि दक्षिण में भगवान राम आ गए, अयोध्या में विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 22 को हो जाएगी। 22 के बाद अभी बहुत काम 3 महीने का पड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव में। कोई न्याय यात्रा निकाले, कोई अच्छा, उनका रंग रामलला का जो कलर है मूर्ति की वो काला है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। क्या दक्षिण से इसका भी कुछ ताल्लुकात है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो कलर की बात की, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स, जो उनके चाणक हो या जो भी लोग हो, हाँ। वो लोग जो प्लानिंग बनाते हैं उसको हमें ही नहीं। मैं कहता हूं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठन क्यों नहीं मजबूत किया 90 के बाद? कांग्रेस दक्षिण में तो जा रही है 150 सीटों पे, आप लड़े, आप 200 सीटों में लड़े, 250 में अकेले लड़े, 250 में 300 में आप 62% की पार्टी है, समूचा विपक्ष जुड़ जाए, 38% इसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन जो 38% की पार्टी है वो 55 पे क्यों जा रही है? आप यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, सीट शेयरिंग कर नहीं पा रहे हैं। दलित आकाश जी नहीं, देखिए समझिए योगेश जी, हाँ। योगेश जी समझिए इसको, हाँ। मैं कांग्रेस के भाई से कहना चाहता हूं, हाँ। कि आप बड़े भाई के रोल में हैं, लेकिन क्षेत्रीय छत्रों के सामने, आप जो मजबूत क्षेत्रीय छत्रा में, उनके सामने भी बड़े भाई बनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप न्याय यात्रा निकालिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग तो कर लीजिए। आप चेहरा तो दीजिए इस देश को, चेहरा दीजिए। आपने खड़गे जी को लाए थे, एक दलित नेता दक्षिण से, कर्नाटक और सारी चीजें। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जेडीएस से समझौता करने जा रही है, कर्नाटक में लड़ेगी। ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रभात जी जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, पहले तो आप सीट बंटवारे पर ही प्लानिंग बना रहे हैं अभी तक। प्रभात त्रिपाठी जी ये भाजपा के ये लग रहे हैं प्रवक्ता, और प्रदीप सिंह जी ये कहीं कोई और पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हैं। यही मैं सुनना चाहता था। सिंह जी मैं आपको पूछ लेता हूँ, कोई जवाब नहीं है तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया। आप समझ के लीजिए, आप मोदी जी कहाँ से लड़ने वाले हैं ये प्रभात त्रिपाठी जी बता रहे हैं। मतलब मोदी जी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सूत्र होंगे। अरे आकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सूत्र होंगे। कुछ सवाल है मेरे मित्र से, मेरे कुछ सवाल है। ये बोल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि दक्षिण के अंदर जो राम मूर्ति, प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है अयोध्या के अंदर राम मंदिर में, वो काली क्यों है? तो हमारे मित्र जवाब दे रहे हैं इसका पॉलिटिकल चाणाक्ष बुद्धि से हमारे भाजपा के नेताओं ने ये किया है। मेरे दोस्त को पूछना चाहता हूं, आप प्रभु श्री राम को कहां तक यूज करेंगे मेरे भाई? कब तक प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करेंगे? ये सरकार जो है ये विकास के लिए होती है। आकाश जी, आपके घर में आपकी पत्नी पूजा करती है, आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब आप पैनल में बैठते हैं तो आपका दोहरा चरित्र क्यों होता है? भगवान राम के लिए वनवास आप कब खत्म करेंगे?
अरे भाई भगवान राम की पूजा आप भी करते हैं मेरे भाई। भगवान श्री राम आकाश का जी आप ये वनवास बताइए, आपने कर रखा आप है नास्तिक और हैं कि आस्तिक हिंदुस्तान की हैं, ये जनता बताइए। आपको माफ नहीं करेगी। भगवान राम की पूजा मोदी आप जी को करते हैं, आपकी ये पत्नी बात पूजा करके करती है, भगवान फिर आप श्री पैनल राम में का आते हैं अपने वनवास भगवान राम को गाली आपने क्यों कर देने रखा लगते है हैं, प्रभात जी। भगवान राम को काल्पनिक क्यों बताने लगते हैं, भगवान राम पर सवाल क्यों उठाने लगते हैं, सनातन परंपरा में गाली क्यों देने लगते हैं। आपके घर में भी आपके माता भगवान श्री पिता राम के पद पूजा पाठ करते हैं हमारे नेता राहुल गांधी चल और रहे हैं। आपको इस मोक्ष देश तभी के मिलेगा प्रभु जब श्री आप राम कहेंगे, के हे राम। जितने भी भक्त है 140 करोड़ भक्तों के लिए राहुल गांधी लड़ रहे और आप खाली प्रभु श्री राम का उपयोग करने के लिए वहां पर अयोध्या में ये मंदिर आपकी का सोच है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस तरीके से घोषित कर दिया है कि आपको उठते बैठते मोदी जी, आपको उठते बैठते भगवान राम, सारे लोग दिखाई देते हैं। अरे दोहरा मापदंड मत आइए ना, एक नाव में पैर रखिए। अगर आप 20% की राजनीति करते हैं और वो 20% वाले भी भाजपा में जा रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान 80% भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। नहीं करेगी ये जो आपका खेल। अरे आकाश यादव जी, आपकी पत्नी पूजा करती है, अच्छा ठीक है, आपकी पूजा करती रुक जाइए है, आप प्रभात जी, रुकिए जरा। भगवान राम का, भगवान भोलेनाथ का, फिर शाम को पैदल में बैठ के प्रभात जी रोकेंगे आपको, प्रभात जी रोकेंगे। आकाश जी का जवाब कुछ देना चाह रहे हैं प्रदीप जी बोलिए। देखिए पांडे जी, मुझे नहीं पता कि आज तो समय से आगे बढ़ गए, काफी समय से आपके कार्यक्रम में हूँ। बस एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आदरणीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो भी बातें कही और कांग्रेस के मित्र ने उसको किस प्रकार से लिया। आदमी के पास जब लॉजिक नहीं रह जाती ना, ढंग से बात करने का कोई सपोर्ट या कोई बेस नहीं रह जाता, तो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। कांग्रेस इस प्रारूप को, इस रंग को हर जगह आजमाती है। इनका सेक्युलरिज्म चले, 5000 सड़कें बिल्डिंगें सरकारी है गांधी नेहरू खानदान के नाम पे हो जाए, वो इनको ठीक है। और कलात्मकता की दृष्टि से अगर प्रभु श्री राम को एक दक्षिण भारत के मूर्तिकार ने पिरोया और उन्होंने अपनी कलात्मकता उसमें दिखाई, तो इनको उसमें राजनीति दिखाई देती है। यही है कांग्रेस का दोहरापन। अब मैं और भी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन इनके इसी चरित्र के चलते, इनके इसी चरित्र के चलते, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। योगेश जी इन्हीं से बुलवाइए। अगर ये इनको इतनी भी थोड़ी सी नीति नहीं पता है कि कोई आदमी बोल रहा हो तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन सर विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, आप अच्छा प्रदर्शन करें चुनाव में। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। केवल आकाश जी को ही नहीं, प्रदीप जी आपको भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन मेहनतों पर कितना आप लोग खरे उतरते हैं, जनता कितना खरा उतारती है आप लोगों को, कितना सहयोग देती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब फिलहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए किस तरीके से सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण को बिठाया जाए, फिट किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग को एक फिट किया जाए, ताकि सत्ता पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सीटें आ सकें। वही भारतीय जनता पार्टी 400 का पार का नारा दे चुकी है, लेकिन हम इन 400 को पार कैसे करेगी, 400 सीटों से ज्यादा लेकर के कैसे आएगी, कौन सी रणनीति पर काम कर रही है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24।